नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीसी के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, यानी लेक्चरर संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के लिए आरपीसी ने 17 नवंबर 2024 को जो पेपर आयोजित किया है उसकी आंसर की को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर की। सबसे पहला प्रश्न था, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, यानी हमें वो शब्द बताना था जिसमें इल प्रत्यय नहीं था। तो जटिल में इल प्रत्यय है, तुंदिल में है और फेनिल में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शामिल जो वर्ड है इसमें आपका इल प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, तो उसमें पक्षी को द्विज बोलते हैं, दांत को बोलते हैं और ब्राह्मण को बोलते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी को द्विज नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी अशुद्ध शब्द बताना था। निरोग बिल्कुल सही है, अहल्या बिल्कुल सही है, महात्म्य बिल्कुल सही है। अंतर्दान जो शब्द है ये आपका होगा करेक्ट आंसर। अंतर्दान जो होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि अशुद्ध है। अगला प्रश्न, सत्य प्लस शास्त्र का संधि रूप बताना था, तो इसका हो जाएगा आपका सच्छास्त्र। स ते जो है वो चेंज हो जाएगा च में और से जो है उसका हो जाएगा छ। सच्छास्त्र ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं, हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थी को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी। तो महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा और इसके अंतर्गत अपना रोजगार लगाने के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। तो यदि हम लोग बात करें अक्टूबर 2024 तक की, तो अक्टूबर 2024 तक पवन ऊर्जा जो है इसका योगदान था 47.72 गीगावाट और सौर ऊर्जा जो है इसका योगदान था 92.12 गीगावाट। तो हमें बताना था नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राज्य सरकार ने चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हील इन राजस्थान 2024। यह नीति राज्य सरकार के द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य आपका है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो योजना है इस योजना के अंतर्गत बच्चे जो है उनके लिए एनपीएस पेंशन योजना चालू करने के लिए आपको 1000 रुपये के साथ खाता खोलना होता है और उसके बाद प्रतिवर्ष इसमें 1000 रुपये डालने होते हैं। उसके बाद 18 वर्ष जब बच्चा हो जाता है 18 वर्ष का, या नाबालिग जब बालिग हो जाता है तो उसके बाद उसको पेंशन वो जो राशि है वो उसकी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में परिवर्तित हो जाती है और 60 वर्ष के बाद वो बच्चा जो है वो उसे पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 के प्रेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, इसे SSLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, EOS 08 में 2 पेलोड ले जाता है, यानी ये 2 पेलोड नहीं थे, 2 पेलोड की जगह यहाँ पे था 3 पेलोड, यानी इसमें 3 पेलोड थे। तो कथन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा है आपका EOS 08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कथन नंबर 1 और 3 यानी ए और सी आपका सही हो जाएगा।
तो कथन ए और सी, ए तथा सी सत्य है परंतु बी जो है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH वॉश सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो ये किया गया आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? यानी राष्ट्रपति हमारे जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको किन 2 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक तो फिजी और दूसरा तिमोर लिस्ते। यानी ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता था इन्होंने 57 वर्ग कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DAE यानी परमाणु ऊर्जा विभाग जो है कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किया गया आपका राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है नेशनल का N, साइंस का S और एजुकेशन का ERS, निसेर बोला जाता है। निसेर के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह? OH का मतलब होता है एल्कोहल। एल्कोहल जो है वो आपका ब्यूटेनॉल। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है। ये जो कथन है, प्रत्येक पिंड हमेशा समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न करती है, ये कथन गलत है। 2 भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वो टकराते हैं, ये भी गलत है। 2 भिन्न पिंडों पर जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं लगती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया करेगी तो दूसरी वस्तु इसके ऊपर क्या करेगी? प्रतिक्रिया करेगी, और यही आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन यानी वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरलिन, ये तीनों की तीनों पादप के वृद्धि हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सुभेद्य प्रजातियां इसमें है, दुर्लभ प्रजातियां इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलुप्त प्रजातियां इसमें होती है और लुप्त प्राय प्रजातियां जो है वो भी इसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? हमें बताना है कि किसका भार सबसे अधिक होगा। तो हम लोग इसका जो मोलिकुलर वेट है उसको निकाल के मोलों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो पहले का यदि हम बात करें तो 44 × 2 यानी आपका होगा 88। दूसरे की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका CaCO3 यानी 80 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 160 के लगभग। H2O की यदि हम लोग बात करें तो H2O का आपका हो जाएगा 18 × 10 यानी 180। और सुक्रोज की यदि हम बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 342, और 342 को यदि हम लोग 0.2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/10। अच्छा, 2/10 का मतलब ये हो जाएगा 684/10 यानी 68.4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, H2O के 10 मोल का। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन की पहचान करें। सही कथन की यदि हम पहचान करें तो एक ही कथन है
रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन जो है वो आपके इसके गलत है, क्योंकि बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति ये तो 1989 से लागू हुई थी और कार्यकाल जो है वो 5-65। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 नहीं 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वो मामला था आपका 1960 का बेरूबारी मामला। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी हमें गलत कथन बताना था। तो संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है। और संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपना प्रतिवेदन जो है वो संबंधित सदन का जो अध्यक्ष है उसको या सचिवालय को प्रस्तुत करती है। आगे है, संसदीय समिति का अर्थ है सदन द्वारा नियुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो उसमें कुल सदस्य आपके 3 होते हैं और ये जो 3 सदस्य होते हैं इसमें एक सदस्य तो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, एक तो सदस्य होगा ये। दूसरा आपका कोई भी हाईकोर्ट जो है, क्योंकि भारत भर में टोटल 25 हाईकोर्ट है, इन 25 हाईकोर्ट में से किसी भी एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। और तीसरा जो व्यक्ति होता है वो आपका होता है पारंगत विधिवेता। तो ऑप्शन नंबर 1 है, सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश, एकदम गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायविद, ये भी गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद, ये भी कथन नहीं है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायविद, यानी चारों ही ऑप्शन आपके गलत है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के डिलीट होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा? तो राज्यसभा के नेता की यदि हम बात करें तो इसका मतलब है कि वे प्रधानमंत्री जो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उनके पास राज्यसभा की सदस्यता थी। तो ऐसे प्रधानमंत्रियों में मनमोहन सिंह जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने और दोनों बार इनके पास राज्यसभा की सदस्यता थी। इंदिरा गांधी के पास भी राज्यसभा की सदस्यता थी। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो ही गए, यानी 3 ऑप्शन जो है इनमें तो आपके, क्योंकि इधर मनमोहन सिंह आ रहे हैं और इधर इंदिरा गांधी आ रही। अगली यदि हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह, ये दोनों लोकसभा से थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 56 का जो मैदान है वो आपका माही बेसिन का पार्ट है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। अगला है, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है, एकदम सही कथन है। और चौथा है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित है, ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 ये कोटा और झालावाड़ में, 12 में नहीं है, कोटा और झालावाड़। तो इस प्रकार से आपका बी गलत है और डी गलत है। हमें पूछा था सही कथन, तो ए और सी, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उजाड़ और आहू ये काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। चाप और जाखम ये माही की सहायक नदियाँ हैं। मानसी और खारी ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। मेज और सागी ये आपकी चंबल की सहायक नदियाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सागी जो है वो आपकी लूणी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, तांबे की खानें कुशलगढ़, सैनपरी और भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी अलवर जिले में स्थित है। मुंडियास खेड़ा, कुशलगढ़, सैनपरी, भगत का बास, भगोनी, ये तमाम जो खाने हैं, ये तमाम खाने कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको नस्ल का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ आपको पशुधन दे रखा है, तो हमें गलत युग्म का चुनाव करना है।
तो मगरा आपकी भेड़ की नस्ल होती है, शेखावाटी बकरी की नस्ल होती है, सुरती जो है ये आपकी भैंस की नस्ल होती है, ऊँट की नस्ल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिर आपकी गाय की नस्ल होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण लंबाई में अंतर। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण लंबाई में यदि हम लोग बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा 43 किलोमीटर, क्योंकि पूर्व पश्चिम जो लंबाई है वो आपकी राजस्थान की 869 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो आपकी 826 किलोमीटर है। तो 869 में से 826 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपका सह शैक्षणिक पक्ष हो जाएगा। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, यानी इसका मतलब ये निरंकुश पर्यवेक्षण पर आधारित है। अगला है, नीचे प्रबंध के सिद्धांत दिए गए हैं, हेनरी फेयोल ने कौन सा सिद्धांत सुझाए थे। तो पारिश्रमिक ये फेयोल का था, श्रम विभाजन भी फेयोल का था, नियंत्रण का विस्तार ये जो है ये आपका ग्रेकुनास का था, स्पामो कंट्रोल ग्रेकुनास का था ये, तो सी इसका नहीं होगा, अनुशासन था और आदेश की एकता था। तो इस प्रकार से ए बी डी ई ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली यदि हम बात करें तो एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, ये नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, तो प्रबंधकारी कार्य यानी एग्जीक्यूटिव जो कार्य है उसके अंतर्गत आता है ये। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान व समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। ये उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी का कौन सा गोल है। तो ये है गोल नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। दीक्षा पोर्टल की यदि हम बात करें तो इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है, ये कथन एकदम गलत हो जाएगा। तो ए कथन क्योंकि सही है तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं कि ए कथन सही है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ये आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। उसके बाद बी आना चाहिए, बी इसमें नहीं आया, बी केवल और केवल किसमें, चौथे ऑप्शन में, बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित और शेयर नहीं किया जा सकता, ये कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लूथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त पोस्ट गॉर्ब जो है उसमें डी का क्या अर्थ है। तो डी का अर्थ है आपका डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पाठ्य बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया। तो ये अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1974 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से RSCERT के परिषद का प्रभाग कौन सा नहीं है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जन सेवा प्रभाग, जनसंचार सेवा प्रभाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के लिए चयन की सुविधा होती है। तो ये होती है आपके पास चयन की सुविधा 5 सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RT अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है और इसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उससे कितने अध्यापक प्रदान किए जाते हैं। तो वो किए जाते हैं 5, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका क्या नाम था। तो राजस्थान सरकार द्वारा नियम बनाया गया 2011 में। तो हमें केवल और केवल ईयर देखना है 2011, तो 2011 2 नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, RTE अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष कितने शिक्षण घंटे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1000 घंटे। अगला प्रश्न, राजस्थान में RTE अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है।
यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, अनुदान को जारी करना तथा अनुदानों का उपयोग जो है उसको मॉनिटर करना, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ग्रांट जो है SDMC के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, RTE अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक का क्या तात्पर्य है? तो वो है आपका, एक तो अनाथ बालक, दूसरा युद्ध वीरांगना का बच्चा, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV कैंसर से प्रभावित है, ये भी बिल्कुल शामिल है वंचित समूह में, और बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित है, तो ये कोई भी रोग नहीं है, HIV और कैंसर वालों को शामिल किया गया है। तो A, B और C आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा का किला, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? तो वो था आपका काकोरी कांड, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित था? तो ये थे आपके रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? तो ये थी आपकी स्वप्नवास दत्त, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता है, यानी विदेशी संबंध और प्रतिरक्षा जो समझौता भारत सरकार को नहीं सौंपता है उसको उन्होंने मानने से मना किया, बिल्कुल राइट है। दूसरा, उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार्य था, यानी रियासती जो विभाग था वो पूरा का पूरा इन्हीं के अंडर में था और इन्होंने इसी का प्रारूप तैयार किया था, तो 2 नंबर ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा, वे गवर्नर जनरल की संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी सही है। और चौथा है, अंतरिम सरकार में वे उप प्रधानमंत्री पद पर थे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उप प्रधानमंत्री ये जब स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बना था उसमें थे। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी किस स्थल का उत्खनन कार्य किया? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेराट में दयाराम साहनी, उसके बाद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, इन 3 लोगों ने उत्खनन का कार्य किया था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेराट। अगला है, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उन्होंने बंगला के एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया, तो ऑप्शन नंबर यानी कथन नंबर बी आपका राइट है, तो केवल बी, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो वो था जेता देवड़ा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? राणा सांगा की छतरी है मांडलगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई, वे निम्नलिखित में से किस ठिकाने के थे? तो वे थे आपके आशोक ठिकाने के, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, ये आपका आगीवान है जो कि जयनारायण व्यास का अखबार था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिलद्दी के नाम से प्रसिद्ध था? तो वो थे आपके हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कथन है, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कतें जो होती है वो लोक देवताओं के द्वारा ही दूर की जाती है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है और हम पूरी श्रद्धा रखते हैं लोक देवताओं में। और हमारी कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए हम लोग लोक देवी देवता जो है उनको पूजते हैं। तीसरा है, लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा, तो ए और बी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस चित्र शैली को चिन्हित कीजिए जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना रस राज का
विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है तो वो हो जाएगा आपका जोधपुर। जोधपुर आपका केवल एक ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ, तो ये 1942 में हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है तो अगले माह का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा वार होगा, तो वो आपका सोमवार होगा। क्योंकि सितंबर माह है, सितंबर महीने की तीसरा दिन यानी 3 तारीख जो है उसको यदि आपके पास शनिवार है, इसका मतलब सितंबर के कितने दिन बच गए, तो 30 - 3 बराबर हो जाएंगे आपके पास 27 दिन सितंबर के, और अगले महीने का अंतिम दिन यानी 31 दिन हो जाएंगे किसके, अक्टूबर के। तो 27 में यदि हम 7 का भाग लगाते हैं तो पीछे शेषफल बचते हैं 6, और 31 में 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल बचते हैं आपके पास 3। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। 9 में 7 का भाग लगाते हैं, पीछे शेषफल बचते हैं 2 दिन जाना है आगे, तो शनिवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। अगला प्रश्न है, इस गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है, तो ये आपका प्लस और गुणा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इनको चेंज करेंगे तो 7 इस प्लस की जगह इंटू 7 भाजक 7 -7 + 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, ये 7 में से 7 गया, पीछे बच गया 7, और हमें बराबर में आंसर कितना चाहिए, 7। अगला है, एक फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, उसकी माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। लड़की की माता महेश से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश की बुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, a + b + c = m है, तो और 1/a + 1/b + 1/c = 0 है, तो a² + b² + c² का समांतर माध्य क्या है, तो ये आपका हो जाएगा m²/3। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम बारे अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है, तो यदि हम प्रथम बारे अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो उनमें हमारे पास बीच में जो संख्याएं बचेगी वो बचेगी 13 और 17। तो 13 और 17 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 15। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक समक में 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित है, यानी ये प्रतिदिन व्यक्तियों की आय दे रखी है, इधर आय दे रखी है, इधर आपको व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या उससे अधिक है, 1500 या उससे अधिक, 1500 या उससे अधिक वाले व्यक्ति कितने हो गए, 37 और 8 45, और टोटल व्यक्ति हमारे पास 90 × 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 का भाग इसमें 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 50%, 50%। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक समीकरण दे रखी है, तो इसका डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, युगपत समीकरण ax + 2y = 15 तथा 2x + by = 25 का अद्वितीय हल विद्यमान है, तो आपको 5 है + 3b का मान पूछा, तो ये मान हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उसने बोला है कि चरों के मान जो है वो समान और चिन्हों में विपरीत है, यानी यदि a का मान आप 2 मानते हैं तो b जो है इसका मान कितना आ जाएगा, -2। जैसे ही आप ये मान रखेंगे तो 5 × a यानी 2 + 3 × -2, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, -3 को 2 से गुणा करेंगे 6, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला है, घातांक का सवाल है, और यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर आ रहा है 3/7। अगला प्रश्न, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी ऊंचाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर, ये आपके पास कोई बेलन था, इस ठोस बेलन का यूज़ करके और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई शंकु बनाया गया, यानी ये शंकु यहाँ से निकाल लिया गया। अब आपसे पूछा कि शेष बचे ठोस, यानी ये जो ठोस बचा है इसका हमें बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो ठोस बचेगा आपके पास कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ये बचेगा खोखला। तो हमें क्या करना है इसमें हमें सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद ये वाला जो सिरा है इसका क्षेत्रफल निकालोगे आप πr² से,
उसके बाद ऊपर वाला जो सिरा है, इस ऊपर वाले सिरे में ये वाला जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर, और उसके बाद आप निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई rl। इन सब को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 374 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, समान धातु से बनाए गए दो ठोस गोलों का भार 1 किलोग्राम और 7 किलोग्राम है। छोटे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। नए गोले का व्यास क्या होगा? तो इस प्रकार ये जो सवाल है, इसमें आपको पहला जो गोला है, यानी जो आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा गोला जो दे रखा है, उसको आपको 1 किलोग्राम के बराबर रख के और उसका आयतन दे रखा आपको कितना, 1 किलोग्राम। तो उससे आपको मान ज्ञात कर लेना है कि 1 किलोग्राम वाला जो गोला है उसके लिए त्रिज्या यदि इतनी आ रही है तो 8 किलोग्राम भार वाले गोले के लिए त्रिज्या कितनी आएगी। तो उसके लिए आप छोटे गोले का आयतन निकालेंगे, और छोटे गोले का आयतन यदि हम निकालें तो 4/3 पाई r क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 ये हो गया हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9 9 चौके 36, यानी 36 पाई जो है, 36 पाई का मतलब है 1 किलोग्राम। 36 पाई का मतलब है 1 किलोग्राम। तो मुझे बताओ 8 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा? 36 पाई इंटू 8। ये आपका बड़ा गोला बन गया, क्योंकि हमने इस 8 किलो को पूरा मिला दिया। अब ये जो क्षेत्रफल है, ये आपका नया गोला जो है, नए गोले को अपन मान लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब इसकी त्रिज्या है। नया गोला जो है उसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं 4/3 पाई r क्यूब है। तो अब यहाँ से यदि हम लोग देखें तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग इस 8 में जाएगा, 4 का भाग यदि हम दें तो इसमें जाएगा कितनी बार? 2 बार। 4 का भाग 8 में जाएगा कितनी बार? 2 बार। उसके बाद 3 जो है, 3 को यदि आप इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 36 इंटू 3 इंटू 2। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बराबर आ रहा है किसके? r क्यूब के। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हो गया 36 के गुणनखंड, और फिर आगे है इंटू 3 इंटू 2। हमें क्योंकि r का मान ज्ञात करना है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 3 बार आ गया और 1 2 बार आ गया। तो ये आ गया आपके पास त्रिज्या का मान। त्रिज्या का मान है 6 सेंटीमीटर, तो आपके पास व्यास जो है उसका मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है और इस पाइप की लंबाई जो है वो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक घनाकार, ये एक घनाभ के आकार की आकृति बनेगी, और ये इसका जो आंतरिक भाग है ये आपका खोखला है। अब इसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि इसका ये वाला जो पोर्शन है ये वर्गाकार है। अच्छा, ये वर्गाकार है तो इसकी आंतरिक त्रिज्या जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को मोटाई बतानी थी, जबकि अंदर से ये खोखला है, बाहर जो मोटाई है, बाहर आपके पास जो मोटाई होगी ये चारों तरफ से आपको निकालनी है। तो सीधा सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, आपको ऑप्शन लेके चलना था। ऑप्शन यदि आप लोग 2 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी बाह्य घन जो है, बाह्य घन का आयतन माइनस आंतरिक घन का आयतन, यदि आप ये लेके चलते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये किस प्रकार से, तो आप सीधा सिंपल सा कर सकते हैं कि आपके पास बाह्य घन यदि हम लोग 2 ऑप्शन लेके चलते हैं तो 7 सेंटीमीटर, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई आपके पास कितनी है? 5। चौड़ाई आपके पास कितनी है? 5। और ऊंचाई आपके पास कितनी है? 8। ये तो हो गया आपका आंतरिक जो घनाभ है उसका क्षेत्रफल। बाह्य घनाभ का क्षेत्रफल तो 7 इंटू 7 इंटू 8। अब आप इनके दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास इसका आएगा आपके पास कितना? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आएगा आपके पास 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 392 में से 200 को निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका आज का फर्स्ट ग्रेड का पेपर और इसके आंसर की उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।